गुड इवनिंग सभी को। होप सो आप सभी लोग सही हो गए। यहाँ पे देखो बायोमोलिक्यूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको दो तीन जगह पे इसका सिग्निफिकेंस है, इसको आप ध्यान से समझना। थ्री सिग्निफिकेंस है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप देखो तो पहली बात ये दो सब्जेक्ट को रिलेट करता है। यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें आपको पढ़ना है और ये आपको कुछ बायोलॉजी में भी पढ़ना है। ये बात क्लियर। यहाँ पे हम लोग मोस्टली बायोलॉजी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे केमिस्ट्री का भी हेल्प हम लोग ले लेंगे। कि कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो एनसीईआरटी में तो लिखा है, मतलब क्वेश्चन में तो आता है बट लॉजिकली एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में या बहुत कुछ नहीं लिखा है इस चैप्टर में। बट आप उसको आउट ऑफ द सिलेबस नहीं बोल सकते बिकॉज उसके पीछे रीजन है कि आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री में पढ़ना है बट वो क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछा है। ये बात क्लियर। तो हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बिल्कुल एनसीईआरटी को टच नहीं करेंगे, एनसीईआरटी का सब कुछ कवर करेंगे। बियॉन्ड द एनसीईआरटी थोड़ा सा हमें बाहर जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बात करते हैं इस चैप्टर का वेटेज का, तो यहाँ से ध्यान से समझो। अगर सिर्फ कोर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन आता है, जिसमें से हमें सिर्फ 8 चीज के बारे में पढ़ना है। ओवरव्यू करना है, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन करना है। किसका? एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, माइक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कौन कौन सा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम्स। इन सभी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। इन सभी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ये बात क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स के ओवरव्यू। बायोमोलिक्यूल्स का ओवरव्यू। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? तो इस कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द लिविंग टिश्यू। क्या होता है हमारे पास बायोमोलिक्यूल? कार्बन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द लिविंग टिश्यू। वर्ड से ही क्या क्लियर हो? बायो मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब लिविंग सिस्टम और मॉलिक्यूल का मतलब वैसे कंपोनेंट्स जो कहाँ पे पाया जाता है हमारे पास? लिविंग बॉडी में या लिविंग टिश्यू में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ये बात क्लियर। अब इस यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में स्पेशली बात करें हम लोग तो क्या होता है हमारे पास? कार्बन कंटेनिंग। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? कार्बन कंटेनिंग। अब जब भी हमारे पास जहाँ पे कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट की बात करेंगे या कंपाउंड की बात करेंगे, वो क्या होता है हमारे पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ोगे केमिस्ट्री में। चलो, तो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल फाउंड इन द लिविंग टिश्यू दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये हमारे पास बॉडी में क्या है, बॉडी में कितना है, बॉडी में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स है, यानी लिविंग सिस्टम में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स है। अब बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो मल्टीपल हो सकता है हमारे पास, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। मेनली देखो यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है हम लिविंग थिंग में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। अब ये चार तो इंपॉर्टेंट है, चौन से याद रख सकते हो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये चौन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये बात क्लियर। ये फोर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात क्लियर होगी। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? चौन से। CHON। एक और हो जाता है दैट इज द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कहाँ पे आता है? DNA, RNA, हर जगह पे आपको देखने को मिलता है, हर जगह आपको देखने को मिलता है। ये एक बेसिक ओवरव्यू था। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखना है कि बायोमोलिक्यूल का हमारे पास जो परसेंटेज लिविंग सिस्टम में अलग कंसेंट्रेशन में हो सकता है और नॉन लिविंग सिस्टम में अलग कंसेंट्रेशन की हो सकता है। ये दोनों का कंसेंट्रेशन आपको याद रखना है। ये दोनों का कंसेंट्रेशन आपको क्या करना है? याद रखना है। तो यहाँ पे देखो मेन में जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी का है हमारे पास। इस चीज को ध्यान से यहाँ पे समझो। जिसके पास पुराना एनसीईआरटी होगा उसको ध्यान से समझना है। वहां पे ये डाटा चेंज हो गया है, दिस थिंग। पुराने वाले एनसीईआरटी में ये नहीं है। ये बात क्लियर। ये नए वाले एनसीईआरटी में, तो प्लीज सभी लोग नए वाला एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। कोई भी पुराने वाला एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करेगा। इसका वैल्यू कितना हो गया? 9.5। पुराने वाले में ऐसा नहीं लिखा है, वहां पे क्या मिस्टेक है। ये जो सबसे रीप्रिंट वर्जन है 2025 से 2026 वाला, उसमें ये क्या हमारे पास 9.5 कर दिया गया। तो जिसके पास पुराना एनसीईआरटी है वो यहाँ पे अपडेट कर लेगा। बट यहाँ पे ध्यान से समझना, इसका मतलब ये नहीं कि आप नया एनसीईआरटी खरीदो, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। जो जो चेंज होगा आगे की तरफ आपको पता चलेगा। बात करते हैं अब यहाँ पे देखो अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट ये क्या होगा? नॉन लिविंग बोल सकते हैं ना। अर्थ क्रस्ट क्या है हमारे पास? नॉन लिविंग हो जाएगा। अर्थ क्रस्ट के अंदर इसका कंसेंट्रेशन कितना है और ह्यूमन बॉडी के अंदर किसका कंसेंट्रेशन कितना है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का है 0.14, यहाँ पे कितना 9.5, ये अपडेटेड है। यहाँ पे 0.03 और 18.5। इसको एज इट इज याद नहीं रखना है, चीजों को समझते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ तक देख रहे हो कि हाइड्रोजन कहाँ पे जा रहा है? हाइड्रोजन कहाँ पे जा रहा है? ह्यूमन बॉडी में। कार्बन कहाँ पे जा रहा है?
ह्यूमन बॉडी में, ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी में, नाइट्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी में, और सल्फर कहाँ पे ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी में। यहाँ पे देख रहे हो 0.03 है और ये 0.3 है, गलती नहीं करना है। आप ऊपर के जितने देख रहे हो ये वाले सब के सब हमारे पास किसका कंसेंट्रेशन क्या है, किसके अंदर ज़्यादा है, लिविंग सिस्टम में ज़्यादा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछेगा कि किसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है लिविंग सिस्टम में एज कंपेयर टू द हमारे पास नॉन लिविंग या अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, एबायोटिक फैक्टर को, नॉन लिविंग में। तो ये पांच हमारे पास कहाँ पे ज्यादा है, लिविंग सिस्टम में। कौन कौन सा, CHON तो मैंने आपको बता दिया, CHON ज्यादा है, और साथ में सल्फर भी जोड़ लो, दैट इज चॉन एस। ये कहाँ पे आपको ज्यादा है, तो ह्यूमन बॉडी में ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी रिमेनिंग हमारे पास ये तीन, हमारे पास चार, बल्कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कहाँ पे ज्यादा होगा, अर्थ क्रस्ट पे। क्या, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये कहाँ पे ज्यादा है, तो नॉन लिविंग थिंग में। कहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग में। एक एक वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, एक एक वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत। और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया जा सकता है। इस चैप्टर में आपको ऐसे मल्टीपल चार्ट देखने को मिलेंगे, एक दो नहीं, देयर आर मल्टीपल चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको बात याद रखना है। आज का क्लास, रेगुलर क्लास से हम लोग थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ समझना है। अगर आप यहाँ पे नहीं समझोगे तो आपको कुछ फायदा केमिस्ट्री भी मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग को बायोमोलिक्यूल सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, इसको याद रखना है, एक एक वैल्यू नहीं याद रखना, कौन कौन सा। ट्रिक क्या हो सकता है, ट्रिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार याद नहीं होता है। तो CHON तो आपको पता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसके अंदर ज्यादा, एक और इसमें जोड़ लो, दैट इज अ सल्फर। इन सभी के केस में लिविंग सिस्टम में इसका अमाउंट ज्यादा है, और उसका क्या आता है हमारे पास, अमाउंट कम है। कौन कौन सा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। क्लियर हो गया, आगे चले, बताओ। यस सर। चलो, ये था। अब हम लोग बात करते हैं एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। किसकी बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इसको ध्यान से समझना। अगर हम लोग, एनालिसिस होता है बेसिकली, मैंने आपको देखो एनालिसिस में मैंने क्या बताया, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कि इस बायोमोलिक्यूल के अंदर हमारे पास कौन कौन से मैटर है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो हमारे पास दो तरह का टेस्ट करेंगे। कितने तरह का टेस्ट करेंगे, दो तरीके का। अभी हम लोग देखेंगे, पहले ऑर्गेनिक का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग किसका देखेंगे, इनऑर्गेनिक का देखेंगे। तो मान लेते हैं एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल में पहला केस क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक का। पहला केस क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। किसका देख रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। ये बात क्लियर। तो अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पहला केस में किस तरीके से देखेंगे, तो उसको यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो एनसीईआरटी में हमारे पास लिविंग सिस्टम लिया, लिविंग सेल लिया या लिविंग टिश्यू लिया। और वो लिविंग टिश्यू एनसीईआरटी में क्या लिया, दो चीज लिया। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, या तो आप लिवर टिश्यू ले सकते हो, क्या ले सकते हो आप, लिवर का टिश्यू ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो आप, प्लांट लीफ ले सकते हो। क्या ले सकते हो, प्लांट का लीफ ले सकते हो। दोनों में से आप कुछ भी ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गया। क्या क्या लिया था हमारे पास एनसीईआरटी में, एक क्या लिया है, लिवर टिश्यू, और क्या ले सकते हैं हमारे पास, प्लांट टिश्यू। क्या ले सकते हो आप, प्लांट टिश्यू। अब ये आप लैब में करोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका लैब स्कूल में होगा तो आप आराम से यूज कर सकते हो। ये बात क्लियर। तो यहाँ पे लिवर टिश्यू ले लो या वेजिटेबल ले लो, वेजिटेबल टिश्यू या लीफ टिश्यू, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी में ये दोनों चीजें लिया है, तो इसलिए हम लोग इसी ले ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड किसमें करते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है। इसको हम लोग ग्राइंड करते हैं, एक छोटा सा एपरेटस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेस्टल एंड मोटार। क्या बोलते हैं इसको, पेस्टल एंड मोटर। आपको मोटार, ये ध्यान रखना, हमारे पास आपके हर एक लैब में, आपने ये डिवाइस देखा है, सभी लोगों ने देखे हो आप लोग, बताओ। यस सर। ये किसका बना होता है, सेरेमिक का होता है, चीनी मिट्टी का, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, किसका किसका बना होता है, सेरेमिक का। अब इस डिवाइस, डिवाइस क्या है, एक अपरेटस समझो, एक डिश है, जस्ट कोई बहुत बड़ा डिवाइस नहीं है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मान लो लिवर टिश्यू ले लिया या वेजिटेबल टिश्यू लिया, इसको इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे। इसको इसके अंदर क्या कर देंगे, ग्राइंड करेंगे। अब यही इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राइंड किसके साथ करेंगे, ये चीज याद रखना है। इसको ग्राइंड करेंगे एक एसिड दैट इज नोन एज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, यानी कि ये इन सभी को किसके साथ ग्राइंड करेंगे, एड विथ, क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे, ध्यान रखो, क्या ऐड करेंगे, यानी किसके साथ मिक्स करेंगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। किसके साथ, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ये बात क्लियर है। क्या है हमारे पास, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, दैट इज द Cl3COOH। ये क्या हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड।
ये डिवाइस, ये प्रेटेस का क्या नाम है हमारे पास, दैट इज अ मोर्टार एंड पेस्टल, मोर्टार एंड पेस्टल। तो आप जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करो, चाहो तो आप ग्राइंड भी कर सकते हो, चाहो तो आप ग्राइंड यूज कर सकते हो नॉर्मली। अब इसको जब इसके अंदर हम लोग Cl3COH का, अरे Cl3COH, एक और सी था भूल गया मैं, दैट इज Cl3CCOH, ये बात क्लियर। ये क्या कहलाता है हमारे पास, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और जब मिक्स कर देंगे तो हमारे पास कैसा ऑब्टेन होगा, स्लरी, स्लरी सब स्लरी, आपको क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, स्लरी क्या होगा, सब्सटेंस मिलेगा, थिक स्लरी सब्सटेंस। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो देखो कैसे फिल्टर करते हैं। तो मान लो दिस इज जो भी हमें स्लरी सब्सटेंस मिला, अब एक बीकर ले लेंगे। अब इस बीकर के ऊपर हम लोग चीज क्लॉथ ले लेंगे। कौन सा, चीज क्लॉथ। क्या हमारे पास, दिस इज द एनसीईआरटी में लिखा है, दैट इज द चीज क्लॉथ। क्या ले लिया मैंने, चीज क्लॉथ ले लिया। अब चीज क्लॉथ से अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ये बात क्लियर, क्या करेंगे, फिल्टर। अब फिल्टर करेंगे तो हमारे पास दो चीज होगा, और इसी के बेस पे आगे का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द माइक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल। तो उसको ध्यान से समझना आप लोग। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो। अब मैंने इस सब्सटेंस को, स्लरी को यहाँ पे उठा के कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। जब यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिल्टर होगा। क्या होगा हमारे पास, फिल्टर होगा। तो फिल्टर होके हमारे पास मान लो कुछ चीज यहाँ पे इसके साथ आ गया, कुछ चीज इसके साथ आ गया। तो ये वाला जो आया इसको हम लोग बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एसिड सोलूबल। क्या बोलते हैं इसको, एसिड सोलूबल। और कुछ चीज यहाँ पे रह गया जिसको मैं रेड से बना रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड इनसोलूबल। क्या बोल देंगे, एसिड इनसॉल्युबल। यहां तक किसी को दिक्कत, एसिड सोलुबल क्या हुआ, जो एसिड में मिल गया, घुल गया, और जो एसिड यानी नीचे नहीं आया उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनसेलुबल, एसिड इनसेलुबल। ये बात समझ में आ गया। एक क्या हो गया, एसिड सेलुबल, और दूसरा क्या हो गया, एसिड इनसेलुबल फ्रैक्शन। यानी दो टाइप का फ्रैक्शन हो गया, दिस इज द एसिड सेलुबल फ्रैक्शन, और ऊपर वाला क्या था, एसिड इनसेलुबल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, चलो। अब इस सर। चलो, अब इसके बाद क्या होगा, इस चीज को ध्यान से समझो। यानी कि हम लोग इस एसिड सलूबल को, एसिड सलूबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिल्ट्रेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, फिल्ट्रेट बोल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिड सलूबल को फिल्ट्रेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, फिल्ट्रेट। क्लियर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिल्ट्रेट। और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटेंटेट। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेटेंटेट। इस वाले को क्या बोलेंगे, रिटन टेट, यानी कि जो ऊपर ही रह गया, फंस गया, नीचे की तरफ नहीं आया। ये बात क्लियर। तो जो यहाँ पे साइंटिफिक साइंटिफिक वर्ड कौन सा है, एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन, और दूसरा क्या है, एसिड सोल्युबल फ्रैक्शन। दूसरा क्या है, एसिड सोल्युबल फ्रैक्शन। अब हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब हमें इसके बारे में क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। यहीं पे पढ़ना है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा बाद में दिया, बट हम लोग को यहीं पे देखना है, बाद में नहीं देखना है। ये बात समझ में आ रही है, सभी को क्लियर है, आगे चलें। चलो, क्लियर। अब ऐसा क्यों हुआ, तो खुद ही सोचो, इसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों बना। बिकॉज ऑफ कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होंगे, लार्ज साइज के होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल साइज के। जो स्मॉल साइज के होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, एसिड्स। कहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास, एसिड सोलुबल में। और जो लार्ज साइज के होंगे वो कहाँ पे हो जाएंगे, एसिड इनसोलुबल में। तो बेसिकली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो हमारे पास दो टाइप का हमारे पास फ्रैक्शन बना। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड सोलुबल। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड सोलुबल। और दूसरे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, एसिड इनसोलुबल। क्या बोल देंगे, एसिड इनसोलुबल। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, एसिड सोलुबल में, अब यहीं पे मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करा दूंगा किसके किसके बीच में, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसी टॉपिक के साथ माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल के साथ हम लोग डिफरेंस भी देख लेंगे। तो बेसिकली एसिड सोल्यूबल में हमारे पास वो सब्सटेंस आएंगे जो छोटे साइज के होंगे। कितने साइज के होंगे, छोटे साइज के। अब इसका साइज कैसे मेजर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट, याद रखना, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में आता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, एज इट इज याद रखना, कितना होना चाहिए, रेंज कितना होना चाहिए, 18 टू 18 से लेके 800 डाल्टन। कितना, 18 टू 1800 डाल्टन। ये बात क्लियर है, कोई आया, कितना हो गया, 18 टू 8, सॉरी 18 से कितना होना चाहिए, 800 डाल्टन, 18 टू
800 डाल्टन्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, दैट इज द डीए। डाल्टन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डीए। ये एक अप्रॉक्स रेंज है, ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग बुक में, इसलिए डोंट वरी, बट आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, बट आपको ये याद रखना है, ये बात क्लियर। और एसिड इनसोल्युबल में क्या होगा, मोर देन 800 डाल्टन, कितना हो जाएगा हमारे पास, मोर देन 800 डाल्टन, कितना, 800 से अधिक, कितना, 800 से अधिक, मोर देन, लिख लेते हैं, मोर देन 800। क्लियर है सभी को, देखिए कौन आए, आगे चले, किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब इसी के साथ हम लोग यहीं पे एक चीज देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल है और कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल है, कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल है और कौन सा क्या हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। और एनसीईआरटी में काफी अच्छे तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें यहाँ पे मेंशन किया है, तो उन सभी को हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, एसिड सोल्यूबल में हमारे पास जनरली कौन से मॉलिक्यूल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कैसे माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे क्या मैक्रो, बताओ जरा, ये बताओ, माइक्रो छोटे वाले ही तो होंगे ना, होंगे कि नहीं, खुद ही बताओ, छोटा वाला ही तो होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इसके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, यानी कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है उसको यहाँ पे देख लेते हैं, इस चीज को देख लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट में डिटेल में समझा दूंगा। ये देखो, इसको देखो, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हम्म, यहाँ पे देखो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है एग्जैक्टली बात करते हैं। हमारे पास कभी भी माइक्रो से मैक्रो कहने कैसे बनेगा, माइक्रो का अगर पॉलीमेराइजेशन कर दिए, पॉलीमेराइजेशन यानी कि इसको ऐड कर दिए और पॉलीमराइज कर दिए, तो क्या बन जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है हमारे पास, मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जब जो भी हमारे पास एसिड इनसोल्युबल मतलब वो माइक्रो मॉलिक्यूल को सपोर्ट करेगा, और जो एसिड इनसोल्युबल है वो मैक्रो को, जो सोल्युबल है माइक्रो को। ये बात समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिख लो, मैं लिख देता हूँ, दैट इज द मैक्रो मॉलिक्यूल, दैट इज द मैक्रो मॉलिक्यूल। तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि सिंगल यूनिट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या, अमाइनो एसिड, क्या हमारे पास, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जुड़ेगा, जुड़ के ढेर सारे अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाता है, प्रोटीन, क्या बनाता है, प्रोटीन। दूसरा हमारे पास क्या है, तो हमें पहले से पता है, दैट इज अ शुगर, यानी सिंपल शुगर, अगर ढेर सारे शुगर मिलके हमारे पास क्या बनाएगा, पॉलीसेकेराइड, क्या बना लेगा, पॉलीसेकेराइड, यानी कि सिंपल शुगर या सेकेराइड मिलके क्या बना लेगा, पॉलीसेकेराइड, क्या बना लेगा, पॉलीसेकेराइड। ये बात समझ में आ रहा है। और क्या हो सकता है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसके मिलने से बनता है, तो हमें पता है न्यूक्लियोटाइड, ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ना है और पहले से भी बताया, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास मिलके क्या बना लेता है, क्या बनाता है बताओ, न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, अरे बताओ, यस सर। न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बताओ एसिड सोल्यूबल में कौन कौन सा आएगा, लिख सकते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, अमाइनो एसिड, क्लियर है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, शुगर या मोनोमर लिख सकते हैं, सब मोनोमर है हमारे पास। ये देखो ये भी मोनोमर, सब सिंगल यूनिट वाले यानी मोनोमर वाले, सिंपल वाले। और क्या हो सकता है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से हमारे पास क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। ये बात क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, प्रोटीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेट इज द, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉलीसेकेराइड आ जाएगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए और आरएनए की बात कर लेंगे। ये बात क्लियर, कहाँ पे आएगा, एसिड इनसोल्युबल में। और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक है, डेट इज द लिपिड। अब लिपिड के साथ थोड़ा सा ट्विस्ट है, और इस ट्विस्ट को अलग से देखेंगे स्टार लगा के। एनसीईआरटी में लिखा है लाइन, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड इज नॉट, यहाँ पे स्टार लगा के लिख रहा हूँ, लिपिड इज, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, हमारे पास लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ऐसा क्यों,
अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये वाला डायग्राम पे देखो। अब क्या होगा कि हमारे पास लिपिड अगर इसके अंदर हम लोग डालते, क्या डालेंगे, लिपिड। लिपिड को जब इसको क्रॉस कराएंगे तो इस लिपिड के ऊपर, मान लो लिपिड मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल के ऊपर हमारे पास एक फिल्म बन जाता है। किसकी कोटिंग हो जाती है, एक फिल्म बन जाता है। और फिल्म बनने की वजह से हमारे पास इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा, साइज बड़ा। और ये इस चीज क्लॉथ से अंदर की तरफ यानी कि एसिड सॉल्युबल में नहीं आता। बट अब ट्विस्ट समझो, बट अब होता क्या है कि ड्यू टू दिस सिनारियो हमारे पास यहाँ पे क्या, हमारे पास स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल क्यों नहीं बोलते हैं, इसका रीजन याद रखना है। और रीजन गलत नहीं याद रखना, बिकॉज इसका साइज कहाँ होता है, 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं करता है। किसका, लिपिड का साइज कांट एक्सीड फ्रॉम द 800 डाल्टन। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज, याद रखना है, बिकॉज साइज ऑफ लिपिड, मोलिकुलर साइज यानी कि मोलिकुलर साइज ऑफ लिपिड कांट एक्सीड फ्रॉम 800। याद रखना है, ये वाला रीजन याद रखना है। अब बारी आती है कि ये हमारे पास एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में कैसे आता है। जब छोटा है तो इसको बाहर निकल जाना चाहिए था, ये मतलब इन सोल्यूबल में आ जाना चाहिए था। बट ये क्यों हमारे पास रेटेंटेट में पाया जाता है, तो यहीं पे मैं मेजर कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना है कि रेटेंटेट में, लिपिड में, लिपिड कहाँ पे आता है, रेटेंटेट में। क्यों आता है, बिकॉज इसके ऊपर क्या बन जाता है, फिल्म बन जाता है। क्या बन जाता है, फिल्म बन जाता है, जिसके वजह से ये हमारे पास इन सोल्यूबल फॉर्म में नहीं आता है, सोल्यूबल फ्रैक्शन में नहीं आता है, इन सोल्यूबल फ्रैक्शन में आता है। दोनों का रीजन अलग अलग याद रखना है। रिसर्शन रीजन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ये बात क्लियर, समझ में आ गया। वाई लिपिड केप्ट इन द माइक्रोमोलिक्यूल, क्यों बताओ, ये है तो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जिसको स्ट्रिक्टली क्यों नहीं बोलते हैं, बिकॉज इसका साइज 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं करता है। 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं करता है, ये रीजन याद रखना है। और वहां पे क्यों पाया गया, जब छोटा था तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए था, सलूबल में आना चाहिए, बट कहाँ पे आता है, इन सलूबल में आता है। तो उसका रीजन याद रखना है, बिकॉज वो क्या बना लेता है, फिल्म बना लेता है। क्या बना लेता है, फिल्म बना लेता है। दैट्स वाई हमारे पास ये चीजें नहीं होती है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से कंक्लूजन कर सकते हैं माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल में, कि जो माइक्रोमोलिक्यूल है, जो माइक्रोमोलिक्यूल के अगर इसका क्या कर देंगे हम लोग, पॉलीमराइज कर देंगे, तो क्या बन जाता है, माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बन जाता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान से समझो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि लिपिड एक्चुअली में क्या है, मान लो कि इसने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा, बट अगर आपसे कोई पूछेगा लिपिड है क्या, तो ध्यान रखना आपको लिपिड को क्या बताना है, माइक्रोमोलिक्यूल बताना है। मान लो ऑप्शन में है ही नहीं कुछ, ऑप्शन ए है माइक्रोमोलिक्यूल, ऑप्शन बी है मैक्रोमोलिक्यूल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी मान लो कुछ। अब जनरली अगर आपको एक पूछेगा तो आपको क्या बताना है, डेट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों नहीं है स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, तो उसका रीजन याद रखना है कि उसका साइज होता है 800 किलो डाल्टन से एक्सीड नहीं करता है। अब इसको हम लोग क्यों बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये एक लिपिड पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। लिपिड कैसा सब्सटेंस है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, जैसे कि ये सब थे, जैसे कि क्या थे, ये सब थे, कैसा सब्सटेंस है, पॉलीमेरिक। तो सबका रीजन क्लियर कट याद रखना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, उसका रीजन कुछ और दिया था और मार के आ जाएंगे सर्सन रीजन और करेक्ट नहीं, सबका रीजन अलग अलग है। ये कैसा है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। आगे चलें और देखें इसके अंदर क्या होता है। तो ये थोड़ा स्टार वाला सिनारियो है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं एक और चीज जो एनसीईआरटी में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग चीज को ध्यान से समझते हैं कि सेल, साइटोप्लाज्म सुना आपने, साइटोप्लाज्म, ये बात क्लियर, साइटोप्लाज्म सुना है ना। साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल, दो चीज ध्यान से सुनना, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म कहाँ पे आएगा, तो एसिड इनसोल्युबल में। साइटोप्लाज्म कहाँ पे आएगा, एसिड इनसोल्युबल में। ये बात क्लियर, कहाँ पे आ जाएगा, एसिड इनसोल्युबल में। जबकि साइटोप्लाज्म प्लस, साइटोप्लाज्म के साथ साथ ऑर्गेनेली को आप जोड़ दोगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, तो इनसोल्युबल में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, इनसोल्युबल में आ जाएगा। ये बात क्लियर है, नेट सही नहीं चल रहा आप लोग का, बट कोई बात नहीं, क्लियर है। आगे चलें, याद रहेगा। यस सर।
पक्का? तो आपको याद रखना है कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वहां पे लिखा दिखाई देगा। क्या होता है, कहाँ पे पाया जाएगा? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, यहाँ पे। ये बात समझ में आ गया? बट साइटोप्लाज्म के साथ अगर ऑर्गेनली आ जाएगा तो यो कहाँ पे देखने को मिलेगा? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। दोनों में अंतर है, कुछ भी नहीं मार के आ जाना। क्लियर? चलो, अब इसका एक और चीज आपको डाटा याद रखना है कि ये जो हमारे पास वाटर है, हमारे बॉडी में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, आयन है, ये सब के सब हमारे बॉडी में इसका परसेंटेज कितना है, टोटल मास का परसेंटेज कितना है, वंस अगेन इसको याद रखना है। डाटा नहीं याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। और मैं बोलूंगा डाटा भी याद रख लो। कई बार क्या करता है, स्टेटमेंट के अंदर डैश लगा देगा फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, और बोल देगा कि भैया तुम इसका आंसर दो। तो उस केस में आपको डाटा भी याद रखना पड़ता है। तो आई विल प्रिस्क्राइब कि आप लोग को डाटा भी याद रखना है। पहला वाला जाता है, इसका डाटा नहीं याद रखोगे चलेगा, इसका आप ये याद कर लो किसमें ज्यादा होता है किससे कम। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, और यहाँ पे स्टेटमेंट वाला टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए आपको वो गलती नहीं करना है। तो डेट्स अगर आप लोग याद रख लोगे तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो होप सो आपको दिखाई देगा। चलो, दिख गया? दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। चलो, अब यहाँ पे आपको डाटा याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। सबसे ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ कि आधी चीजें तो आप लोग को पहले से पता है ना। वाटर का सबसे ज्यादा किसका कंसेंट्रेशन है? वाटर का। सबसे ज्यादा किसका कंसेंट्रेशन है? वाटर। कितना होता है? 70 to 80%। कितना हो गया? 70 to 80%। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? प्रोटीन। उसके बाद क्या हमारे पास? प्रोटीन। हमें पता है भैया हमारा बॉडी बिल्डिंग, पूरा बॉडी इसी से बना है। उसके अंदर वाटर, वाटर के बाद क्या होगा? प्रोटीन। वाटर के बाद क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद हमारे पास क्या है? तो याद रखना है, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। क्या है हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड। कितना होता है? 5 से 7%। उसके बाद यहाँ पे देखो, आयन सबसे कम होगा, लिपिड उससे भी कम, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी चाहिए। तो न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या होगा हमारे पास? दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के बाद क्या होगा? लिपिड। और लिपिड के बाद क्या होगा? आयंस। लिपिड के बाद क्या हो गया? आयंस। तो हम लोग इसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दोनों सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दो सीक्वेंस बना रहा हूँ समझने के लिए, और आपको याद रखना है सीक्वेंस भी और डाटा याद रख लोगे तो और ज्यादा, कितना भी टफ क्वेश्चन पूछेगा इस पॉइंट से आप बताने के लिए कैपेबल हो जाओगे। देखो, सबसे ज्यादा किसका अमाउंट है? वाटर का। सबसे ज्यादा अमाउंट किसका वाटर का है? डब्ल्यू फॉर वाटर। डब्ल्यू के बाद किसका है हमारे पास? प्रोटीन। किसका है हमारे पास? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद किसका है? न्यूक्लिक एसिड। किसका है हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड। किसका है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट। किसका है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या है? लिपिड। लिपिड के बाद क्या हमारे पास? आयंस। ये इस तरीके का सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। अब इसी को सबसे अगर कम वाले को लिखें तो हमें क्या याद रखना है? दैट इज आई एल सी। आई एल सी कौन सा हो गया? आई एल सी एन पी डब्ल्यू, यही तो है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो अगर आप लोग ऐसे याद कर लोगे तो ज़्यादा सही है। सबसे कम क्या है? आयन। और सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर। ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, ये वाला जो कंपोजिशन है, ये किसका है? लिविंग सेल के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लिविंग सेल। ये नॉन लिविंग से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। किसकी? लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू की बात कर रहे हैं। ये था आपको हमारे पास ओवरऑल ऑर्गेनिक का एनालिसिस। किसकी? ऑर्गेनिक का एनालिसिस। पहले हम लोग ऑर्गेनिक एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या किए थे? एनालिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल में पहला चीज था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। इसको हम लोग किसके थ्रू किए थे? विद द हेल्प ऑफ द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3CCOH से, जिसको हम लोग मिक्स कर दिए थे। मिक्स करने में फिल्टर किए थे। दो पार्ट बना था, एक एसिड इनसोलुबल और दूसरा एसिड सोलुबल। एसिड इनसोलुबल को रेटेंटेड बोलते हैं, एसिड सोलुबल को हम लोग बोलते हैं दैट इज द फिल्ट्रेट। दैट इज द फिल्ट्रेट। ये बात क्लियर? इसके अंदर हम लोग देखे थे कि हमारे पास एसिड सोलुबल का इसके अंदर जो पार्ट्स आए थे उसका साइज कितना हो सकता है? 18 से लेके 800 डाल्टन तक। और इसके अंदर जनरली माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, यानी कि सिंपल वाले फॉर्म होते हैं, मोनोमर वाले होते हैं। कौन से होते हैं हमारे पास? मोनोमर। इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होता है? मोनोमर। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? पॉलीमराइज। यहाँ पे क्या होता है? पॉलीमराइज। यहाँ पे मोनोमर वाले पाए जाते हैं, यहाँ पे पॉलीमराइज। फॉर एग्जाम्पल, मोनोमर का अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, शुगर से पॉलीसेक्राइड,
यानी कि सिंपल शुगर से पॉलीसेकेराइड, मोनोमर से पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे लिपिड के लिए याद रखना है, लिपिड क्या होता है, स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है, बिकॉज लिपिड का साइज 800 किलो डाल्टन, सॉरी 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं करता है। और रीजन याद रखना क्यों नहीं करता है, बिकॉज ऑफ लिपिड क्या करता है हमारे पास कि इसके ऊपर वेसिकल फॉर्म हो जाता है, क्या बन जाता है, फिल्म बन जाता है, हाइग्रोस्कोपिक फिल्म बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल। क्या बोलते हैं, वेसिकल। वेसिकल के बन जाने के कारण ये कहाँ पे हो जाता है, एसिड इनसोल्युबल में पाया जाता है। ये अगर पूछेगा कोई क्वेश्चन, एसिड इनसोल्युबल में क्यों पाया जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फिल्म, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फिल्म, जिसकी वजह से हमारे पास इस देखने को मिलता है माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, या उसी का दूसरा नाम हो गया हमारे पास, दैट इज द इनसोल्युबल फ्रैक्शन। चलो बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे टिश्यू भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म होता है और ऑर्गेनेली होता है। साइटोप्लाज्म हमारे पास कहाँ पे आएगा, एसिड सोलुबल में। अगर साइटोप्लाज्म में आप किसको जोड़ दोगे, ऑर्गेनेली को, तो वो कहाँ पे आएगा, एसिड इनसोल्युबल में। और ये था डाटा जो आपको याद रखना था कि हमारे पास कंपोनेंट कितना होता है ओवर मास का, टोटल वेट का मास वाटर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आयंस। एज इट इज याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आयंस। क्लियर हो गया। चलो आगे की तरफ चलें, किसी को कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। समझ में आ रहा है, यस सर। चलो अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ लिए, देख क्या क्या पढ़ लिए, ओवरव्यू देख लिए हम लोग, ये पढ़ लिए। अब इसके अंदर इनऑर्गेनिक का पढ़ना है, किसका पढ़ना है, ऑर्गेनिक, ये वाला भी हम लोग देख लिए। अब पढ़ना है हमारे पास इनऑर्गेनिक का, क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक। तो अब हम लोग इनऑर्गेनिक का कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे हम लोग खोज देखेंगे कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, क्योंकि हमारे बॉडी में इनऑर्गेनिक कंटेंट भी तो होगा। इसको देखने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं फॉर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फॉर इनऑर्गेनिक। अब ध्यान से समझना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एस एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, एस एनालिसिस। एस का मतलब होता है राख, आप सभी को पता होगा। जैसे गांव आप कुछ भी जलाते हो, इट मीन्स हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास लिविंग टिश्यू है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, उस लिविंग टिश्यू को हम लोग क्या करेंगे, एयर ड्राई करेंगे। क्या करेंगे, एयर ड्राई। क्या कर देंगे हम लोग, एयर ड्राई कर देंगे। और एयर ड्राई करने के बाद उसको हम लोग क्या कर देंगे, जला देंगे। क्या करेंगे, ड्राई, क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। कोई भी मान लो लिविंग टिश्यू या लिविंग थिंग लिया, ये बात क्लियर। अब इसको हमने क्या किया, एयर ड्राई किया, यानी कि इसके अंदर का पूरा जो कुछ भी है सब कुछ सुखा दिया, वाटर कंटेंट क्या हुआ, उड़ गया। उसके अलावा भी मान लो थोड़ा बहुत तो बचा रहता वाटर। अब इसको जब एयर ड्राई होने के बाद इसको क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे। ड्राई क्यों किए, अगर तुम ड्राई नहीं करोगे तो जलाओगे कैसे, इसको हमने क्या कर देंगे, बर्न कर दिए। जब हम लोग बर्न कर देंगे, जब ये पूरी तरीके से, ध्यान से समझना, एनसीईआरटी मोड लिखा है फुल्ली बर्न, पूरी तरीके से जब बर्न कर देंगे तो क्या होगा, जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ये सब वाटर वेपर होगा, सबके सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सबके सब क्या हो जाएगा, एटमोस्फियर में चला जाएगा। क्या क्या एटमोस्फियर में जाएगा, तो कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म। याद रखना है, कार्बन कंपाउंड आर, ये लाइन लिख के आ सकता है, आर ऑक्सीडाइज। अब कैसे लाइन से क्वेश्चन लोग गलती करते हैं, एनसीईआरटी पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो कहाँ पे गलती हो सकता है, ऑक्सीडाइज की जगह क्या लिख देगा, रिड्यूस लिख देगा, तो गलत नहीं। कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस कंपोनेंट। वैसे आप सभी को पता है कि ऑक्सीडेशन ही होगा, केमिस्ट्री इतना तो आप लोगों को पता ही है, दैट इज द गैसियस। कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, और ये गैसियस फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, CO2 के थ्रू बाहर की तरफ चल जाएगा। और क्या जा सकता है, तो हमारे पास वाटर वेपर, और क्या होता है हमारे पास, वाटर वेपर। ये बात क्लियर, जब हम लोग बर्न करेंगे तो ये बात समझ में आ गया, ये सब कुछ रिमूव हो गया, तो जो बचा हुआ सब्सटेंस है फुल्ली बर्न करने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं एस, एंड इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं दैट इज द एस एक्सपेरिमेंट। अब बारी आती है कि इस एस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है, क्या बारी आती है, इस एस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है, ये बात क्लियर। तो क्या क्या है, तो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वाटर एंड कंपाउंड्स। फ्यू अमाउंट हमारे पास क्या है, वाटर एंड कंपाउंड्स लाइक NaCl, CH3,
PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, ये सब के सब कहाँ पे पाया जाता है, किसके थ्रू हमें पता चला, तो किसके थ्रू पता चला, एस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला। ये बात क्लियर। वंस अगेन यहाँ पे भी हमारे पास एक आपको चेकर बोर्ड है, मतलब एक वो बना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें कुछ 2-3 चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो देख लो, जलाएंगे हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब यहाँ से इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मान लो इसमें से कुछ ऐसा चीज़ लिख देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक था, मतलब कौन सा ऑर्गेनिक एनालिसिस से पता किए थे और कौन सा इनऑर्गेनिक, तो आपको पता होना चाहिए इनऑर्गेनिक में क्या क्या है। तो हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड्स लाइक NaCl, CaC3, PO3 4 माइनस, SO4 2 माइनस, ये बात क्लियर, PO4 3 माइनस और SO4 2 माइनस, these all are the inorganic constituent of the living tissue। किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग का, लिविंग टिश्यू का। क्या किया, पहले मैंने एयर ड्राई किया, एयर ड्राई करने के बाद बर्न किया, कंप्लीटली बर्न हो गया, हमारे पास क्या हुआ, कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज इन द गैसियस फॉर्म, किसके फॉर्म में, लाइक CO2 का, एंड वाटर वेपर भी निकल गया, और कुछ वाटर हमें यहाँ पे पाया जा रहा है, ध्यान से समझो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड NaCl, CaCO3, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, दीज आर द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द, क्या है, लिविंग टिश्यू। क्लियर हो गया सभी को, आगे चलें। चलो अब इसी में एक और स्टार लगा के पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, अगर वो आ गया तो मिस्टेक नहीं करना है, और ये लाइन जनरली छूट जाता है पढ़ते समय, और बट आप लोग को नहीं छोड़ना है दिस लाइन। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट एंड फॉस्फेट, ध्यान से सुनना, कौन कौन सा, सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये दोनों, सल्फेट एंड फॉस्फेट ऑल्सो सीन इन द एसिड सोलुबल फ्रैक्शन, कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एसिड सोलुबल फ्रैक्शन, याद रहेगा कहाँ पे देखने को मिलेगा, एसिड सोलुबल फ्रैक्शन में, ये याद रखना है। चलो ये चीज को आप वहां पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यस सर। चलो हम लोग सब कुछ देख लिए, 9.1 देख लिए, 9.2 देख लिए, और 9.4 भी देख लिए। बात करते हैं अब इसके बारे में हम लोग, एक और टर्मिनोलॉजी, और वो इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है, मतलब हर ईयर आपको क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलता है, दैट इज द मेटाबोलाइट्स। कौन सा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो पहले हमें समझना है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। ये बात क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो। पढ़े आगे की तरफ, चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स, चलो अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कहाँ से आ गया, क्या होता है, और उसके बाद हम दोनों के बीच में यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका चार्ट, और इस चार्ट से हर बार क्वेश्चन आता है, कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट ही दिखा दे रहा हूँ, और इस चार्ट से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या क्या है और कैसे वर्क करता है। ये देखो, ये जो पूरा चार्ट किसका है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, किसका हमारे पास, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, सभी को दिखाई दे रहा है, क्लियर है। यस सर। चलो अब इंपॉर्टेंट यही है कि हमें ये जानना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, जब हमें क्वेश्चन ही नहीं पता तो कैसे हम लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे मैच करने के लिए आ सकता है, कैसा आ सकता है, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन का टाइप है ये, मैच द फॉलोइंग
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ऑड वन आउट। कौन सा आ सकता है? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा इनमें से कौन सा अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ये आप लोग को लिख के रटना है, लिख के रटना इन द सेंस ये इसको आप रट सकते हो, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, नथिंग टू, कुछ समझने का नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा। रटने का तरीका आप कुछ भी अप्लाई कर लो, आप इसको लिख के रटो या चिपका लो कहीं, बार बार देखते रहो और इससे क्वेश्चन आता है, इस वजह से आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो, बात करते हैं हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। तो हमारे पास ऑर्गन वाइट वाला पूछ से देगा, मान लो यहाँ पे क्या है, डिन ब्लास्टिन कर्पूरिन, यहाँ पे रबर है, गम्स है, सेलुलोज है, और इसके अलावा कोई और एक डाल दिया, इसके अलावा कोई और डाल दिया। तो आपको बताना है कि हमारे पास पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन सा है। पॉलीमेरिक में रबर, गम्स और सेलुलोज डाल दिया, एब्रिन नहीं, तो आपको पता है एब्रिन, दैट इज द ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन। और क्या है, मैच द फॉलोइंग, यानी टॉक्सिन कौन सा है, लेसिथिन कौन सा है, ड्रग्स कौन सा है, विन ब्लास्टिन, कर्क्यूमिन, ये मल्टीपल टाइम आ चुका है, याद रखना। विन ब्लास्टिन, कर्क्यूमिन, ये क्या हमारे पास ड्रग्स में याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे टर्पिनॉइड से क्वेश्चन आ चुका है, मोनोटर्पिनॉइड्स और डाइटर्पिनॉइड्स। एल्कलॉइड से क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, मॉर्फिन, कोडिन, और पिगमेंट से कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ईटीसी। तो ये है यहाँ से मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑड वन आइटम आ सकता है, लाइन वाला आ सकता है, ये सब क्वेश्चन बनने का यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है सभी को? इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। क्लियर है? आगे चलें। देखो, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। चलो, अब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी लिविंग सिस्टम है, उसके अंदर देयर आर द मल्टीपल मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या होता है हमारे पास? मल्टीपल मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? मल्टीपल मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम, मेरे बॉडी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं, मेरे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसके ये सब का क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। इस मेटाबॉलिज्म से हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये बात क्लियर? फॉर एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस हुआ प्लांट में, तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास कैसा रिएक्शन है, प्राइमरी रिएक्शन है। अब उस फोटोसिंथेसिस से हमारे पास अल्टीमेटली क्या बनता है, ग्लूकोज। अल्टीमेटली क्या बनता है, ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। रेस्पिरेशन से एक पूरा सीवियर कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जो कि कैटाबॉलिक होता है। जो कि कैसा होता है, कैटाबॉलिक। फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, एनाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म लिपिड, मेटाबॉलिज्म प्रोटीन, ये सब क्या कहलाता है हमारे पास, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक आपके बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन को किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन इसका डेफिनेशन लिखा है कि इसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली प्राइमरी रिएक्शन में, देयर इज नो इन्वॉल्व इन द प्राइमरी रिएक्शन, नो इन्वॉल्व इन द प्राइमरी रिएक्शन। इसका इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई डायरेक्ट सिग्निफिकेंस नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस किसका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। ये बात क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का डेफिनेशन की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका होगा हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकता है, जैसे ग्लूकोज, जैसे क्या हो सकता है, ग्लूकोज, यानी कि पार्ट ऑफ द, क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है। क्या हो सकता है हमारे पास, रेस्पिरेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है प्लांट के केस में, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस। और क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। और क्या हो सकता है, प्रोटीन। ये सब हमारे पास हो सकता है। दैट इज द प्राइमरी, दैट इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, यहाँ पे ये था मान लो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, इतने सारे एग्जांपल याद रखने हैं और वही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। ये ग्राफ, सॉरी, ये चेकर बोर्ड इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं नॉट इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट रिएक्शन, नॉट इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट या प्राइमरी रिएक्शन। तो याद रखना है, नॉट इन्वॉल्व इन द प्राइमरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन में इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देयर इज नो। दूसरा, कोई भी इसका डायरेक्ट फंक्शन ही है, नो डायरेक्ट फंक्शन, नो क्या हमारे पास, डायरेक्ट
फंक्शन। अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे और वहां पे लिखा है ये सारी बातें, तो आपको एज इट इज याद रखना है। ये बात क्लियर? एज इट इज याद रखना है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी ऐसा रिएक्शन है जो प्राइमरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जिसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, और ये जनरली, ध्यान से सुनो, ये जनरली प्लांट किसके लिए करता है? अपने लिए भी करता है, और इसका उपयोग कौन करता है? ह्यूमन करता है। ये दोनों बातें याद रखना। प्लांट जनरली, अगर कोई प्लांट निकाल रहा है, मान लो अगर ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है जनरली, और ये जो आप देख रहे हो जनरली जो सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स आपको ऊपर दिख रहा है, ये मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट है। कौन से प्रोडक्ट है? प्लांट के प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। किसके लिए? ये भी वर्ड एनसीईआरटी में है, फॉर द ह्यूमन ह्यूमन वेलफेयर। एक ये पार्ट है जो आपको लिखा है। दूसरा रीजन भी होता है, ये प्लांट अपने लिए भी करता है, यानी कि ये प्लांट एक तरीके से एक डिफेंस मैकेनिज्म को शो करता है, अपने आप को प्रिवेंट भी करता है। आगे आप पढ़ोगे हायर स्टडी में कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइज होता है, ये प्लांट्स अपने प्रोटेक्शन में प्रोड्यूस करता है, अपने आप को बचाने में भी प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइज हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्या होता है? हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये बात क्लियर है? और इकोलॉजी में इसका थोड़ा सा झलक आपको देखने को मिलेगा। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कुछ प्लांट क्या होते हैं कि अपने आसपास प्लांट क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं क्या? सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिसके वजह से उनको कोई ऑर्गेनिज्म डैमेज नहीं कर पाते, उसके आसपास नहीं आते हैं। जैसे कि आप देखोगे जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं? एक तरह का केमिकल टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, जिसके वजह से उस प्लांट के नीचे, ध्यान से सुनना, टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, उस प्लांट के नीचे छोटे छोटे श्रब नहीं ग्रो करते हैं। आप देखोगे एंजियोस्पर्म के जंगल में, देखोगे एंजियोस्पर्म जहाँ पे जा रहा है तो छोटे छोटे प्लांट रहते हैं, बट जिम्नोस्पर्मिक जंगल में श्रब, छोटे छोटे प्लांट, हर्ब्स नहीं ग्रो करते हैं, बिकॉज प्लांट प्रोड्यूस करता है क्या? सेकेंडरी मेटाबोलाइट टॉक्सिन, जिसके वजह, जिसको क्या बोलते हैं? फाइटोटॉक्सिन। और वो क्या करता है? उसके वजह से नन्हे मुन्ने छोटे मुन्ने प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। और ये जो आप देख रहे हो, जो हम लोग को यहाँ पे यार रटना है आप लोग को, कोई दूसरा चारा नहीं है। इसमें जितने टेबल हैं सब एक जगह लिखो, पोस्टर की तरह चिपकाओ और उसको रट डालो। कोई ऑप्शन नहीं, रट डालो, लेकिन लिख के खुद से रखो। प्रिंट करके मत करो, एक बार मेहनत कर लो, अच्छे से लिख लो। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा टाइम लगेगा। आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, इससे क्वेश्चन कर पाओगे। चलो, ये देखो ह्यूमन वेलफेयर, ये सब ह्यूमन वेलफेयर का काम है। पिग्नोइड्स, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, जिसकी वजह से कलर अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। हम लोग कलर एजेंट में यूज कर सकते हैं। एल्कुलाइड्स हम लोग ड्रग में यूज करते हैं, मॉर्फिन, कोडीन। टर्पिनॉइड्स ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, etc। और क्या टॉक्सिन क्या है हमारे पास? एब्रिन और राइसिन। लेसाइथिन क्या है हमारे पास? कॉन्सावैलिन ए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है, टिपिकल नाम है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ये आप लोग नहीं। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन, etc। पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, रबर, गम्स और सेलुलोज। रबर, गम्स एंड सेलुलोज। ये बात क्लियर? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे चलें। अरे बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? ये लेक्टिन बोल, दिस इज द लेक्टिन्स। लेक्टिन्स क्या है हमारे पास? लेक्टिन्स हमारे पास क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको एक एग्जांपल याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपको, जैसे ही हम लोग, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, एक चीज यहाँ पे डायग्राम बना है जो हम लोग लिपिड में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? लिपिड में। और उसका नाम होता है लेसिथिन। उसका नाम क्या हमारे पास? लेसिथिन। इसका नाम क्या हमारे पास? लेसिथिन। और लेसिथिन क्या होता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है। क्या होता है? लेसिथिन इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट। और ये एनसीईआरटी में इसका बकायदा फॉस्फोलिपिड है। लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड है। इसका पूरा डायग्राम बना है, और ये डायग्राम आपको याद रखना है। लेसिथिन, एक और चीज मैं अभी बता देता हूँ, इट एक्ट एज सर्फेक्टेंट। एक्ट एज सर्फेक्टेंट किसके तरह काम करता है? सर्फेक्टेंट की तरह। अब ये सर्फेक्टेंट क्या होता है उसको ध्यान से समझो। बता दूं सर्फेक्टेंट? आप लोग को पता है? एनीवन नो व्हाट इज सर्फेक्टेंट? कौन बताएगा? किसी को पता है सर्फेक्टेंट क्या होता है? सुने हो? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। चलो,
कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे देख रहे हैं बायोलॉजी का सर्फेक्टेंट का मतलब होता है एक तरह का ऑर्गेनिक केमिकल है। कैसे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल है जो सरफेस टेंशन, ध्यान से ये सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब यहाँ पे सर्फेक्टेंट का मतलब क्या हुआ, तो केमिस्ट्री वाला डेफिनेशन हो गया। अब सर्फेक्टेंट क्या होता है, आपको याद है एल्वियोलाई, 11th में आप लोग पढ़े हुए होप से, दिस इज द एल्वियोलाई। ये क्या हमारे पास एल्वियोलाई, यहाँ पे भी पढ़ना है एल्वियोलाई। ये आपस में कोलैप्स कर सकता है ना, क्योंकि स्मूथ मसल का बना होता है। अब ये मतलब बहुत स्मूथ होता है, बहुत थिन होता है, मेम्ब्रेन बहुत थिन होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे एक सर्फेक्टेंट होता है जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेसिथिन। ये याद रखना, इस लेसिथिन के वजह से एल्वियोलाई कांट कोलैप्स। कोलैप्स किसके वजह से कोलैप्स नहीं कर रहा है, इस लेथिसिन के वजह से। और ये क्या कर देता है, ध्यान से सुनना, इट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन। लेसिथिन का सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, रिड्यूस द, सर्फेक्टेंट का डेफिनेशन ही होता है, सर्फेक्टेंट क्या करता है, रिड्यूस, थोड़ा सा पतला लिख दे, क्या करता है, रिड्यूस, क्या रिड्यूस कर देगा, सरफेस टेंशन। ये बात क्लियर है, किसी को दिक्कत। और इसका एग्जांपल याद रखना, दैट इज द लेसिथिन। और लेसिथिन कैसा होता है, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ, इट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो देखो एक ही चीज अलग अलग चैप्टर से लिंक हो गया, तो कहीं से भी जोड़ के क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज नॉट आउट फ्रॉम द एनसीईआरटी, ये सब कुछ है आपके सिलेबस में। ये बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया, सर्फेक्टेंट चलेगा, Yes, sir. याद रहेगा बस। ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, तो देखो ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। अब क्या बचा है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट। क्या बचा है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का छोटा सा क्विक ओवर भी मैं आपको दे दे रहा हूँ। और बाकी हम लोग इसको कल कार्बोहाइड्रेट करेंगे, उसके बाद एक दिन लिपिड करेंगे, एक दिन प्रोटीन करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आप लोग बताओ कार्बोहाइड्रेट जो एनसीईआरटी में देखो बहुत कम लिखा है, तो सिर्फ एनसीईआरटी बेस करूं या फिर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाऊं, केमिस्ट्री में चला जाऊं समझाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है, आप लोग जैसा बोलो। वैसे ही आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, बट आप जैसा बोलोगे मैं उसके अकॉर्डिंग करा दूंगा। बोल ही नहीं रहे सब, Okay, sir. करा दूं। Yes, sir. चलो ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनने की बात है तो बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अब बायोमोलिकुलर चैप्टर में खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, लिखा ही नहीं है, बहुत कम लिखा है, न के बराबर लिखा है, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से थोड़ा सा डिटेल में हम लोग कर लेते हैं। होप सो आप चीज़ों को कर पाओगे, होप सो आप चीज़ों को क्या कर पाओगे, ये बात क्लियर। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, मोनोमर भी हो सकता है। अब ये मोनोमर से हमारे पास क्या हो सकता है, इसके पॉलीमराइजेशन से हमारे पास मोनोमर क्या होगा, मान लो दिस इज द मोनोमर, सिंगल मोनोमर हमारे पास क्या हो सकता है, ग्लूकोज। क्या है हमारे पास, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा, ग्लूकोज का कुछ और मिक्स बन जाएगा, यानी मोनोमर। और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, पॉलीमर के बारे में पढ़ना है, मोनोमर और पॉलीमर। ये बात क्लियर, किसके बारे में पढ़ना है, मोनोमर कौन से है, पॉलीमर कौन कौन सा है कार्बोहाइड्रेट्स का, उन सभी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये बात क्लियर, चलो चलो देखते हैं हमारे पास। मान लो कि हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है मोनोमर और पॉलीमर, यहाँ पे सबसे सिंपल शुगर की बात करें दैट इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमारे पास अगर कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला की बात करें दैट इज द CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n। अब इसी एग्जाम्पल पे आपको दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बनाया है जो इस बायोलॉजी में दिया है। कौन कौन सा, एन क्या हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन, एन क्या हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन। तो फॉर एग्जांपल हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़े हैं कि हमारे पास कार्बन का नंबर क्या है, हमारे पास 6 रख लिया मान लो, तो क्या हो जाएगा C6H12O6। ये बात क्लियर, C6H12O6, ये बात क्लियर, CnH2Cn। तो हमारे पास क्या होगा, अरे ON लिख दो, क्या लिख दिया, यहाँ पे ये होगा CnH2ON। ये बात क्लियर, दैट इज द, ये हमारे पास क्या है, जेनरिक फॉर्मूला। तो C6H12O6। दूसरा एग्जांपल आपको कहाँ पे पढ़ना है,
तो राइबोज डीएनए में कितनी बार पढ़ा है आपको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताया था, तो वहां पे याद रखना है डेट इज, वहां पे कौन सा शुगर होता है, राइबोज शुगर। तो अगर मैं राइबोज शुगर की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, C5H10O5 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोरेट। ये कार्बोरेट है क्या, इट इज द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, इट इज द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। ये क्या होता है हमारे पास, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, ये है क्या, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन है, क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। समझ में आ गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दो टाइप के ग्रुप पाए जाते हैं, दो टाइप के ग्रुप पाए जाते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दो तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है हमारे पास दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, एक क्या हो सकता है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप, और दूसरा हो सकता है हमारे पास कीटोन ग्रुप, दूसरा क्या हो सकता है, कीटोन ग्रुप। जब भी हमारे पास अगर किसी शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यानी कि ये वाला CHO क्या होगा हमारे पास, CHO ग्रुप होगा, तो वैसे शुगर को हम लोग बोलते हैं दैट इज द एल्डोज शुगर। क्या बोल देते इसको, एल्डोज शुगर, क्या बोल देंगे, एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर कब बोलेंगे, जब हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा दैट इज द CHO। अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द कीटोज शुगर, दैट इज द कीटोज शुगर, दैट इज द कीटोज शुगर। ये बात क्लियर, दैट इज द कीटोज शुगर, ये कौन सा है, कीटोन ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कीटोज शुगर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो, Yes, sir. चलो समझ में आ रहा है। Yes, sir. चलो ये थोड़ा सा हम लोग डेप्थ की तरफ जाएंगे, और इसमें जहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसको स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे। आपके एनसीईआरटी में दो स्ट्रक्चर बनाए, कितने स्ट्रक्चर बनाए, सिर्फ दो स्ट्रक्चर बनाए, ये बात क्लियर, किसका, एक बनाया ग्लूकोज का और एक बनाया हमारे पास राइबोज का। और जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, ध्यान रखो, वो साइक्लिक, कौन सा हमारे पास रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाया है, कौन सा वाला, रिंग स्ट्रक्चर बनाया है। नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे बनाया है, केमिस्ट्री में, कहाँ पे बनाया है, केमिस्ट्री में। हम दोनों को देखेंगे, यहाँ पे बनाया है साइक्लिक, और केमिस्ट्री में कौन सा बनाया हमारे पास, लीनियर वाला, यानी चेन वाला, कौन सा, चेन वाला बनाया है। ये बात समझ में आ गया। देखो यानी कि इसके हमारे पास स्ट्रक्चर कौन कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, एक लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या चेन स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, चेन स्ट्रक्चर है। दूसरा हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है, और आपको ये क्वेश्चन एज इट इज चीजों को समझना है और उसको परफॉर्म करना है। क्लियर है, कौन कौन सा ग्रुप है, एल्डोज, और कौन सा ग्रुप है, कीटोज। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, तो इसके अलावा इस कार्बोहाइड्रेट में आपको देखने को मिलेगा दैट इज द एल्कोहलिक ग्रुप, दैट इज द एल्कोहलिक ग्रुप। और इसके साथ तीसरा चीज क्या होगा हमारे पास, एल्कोहलिक ग्रुप। और ये एल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है हमारे पास, OH, होप से सभी को पता होगा कौन सा ग्रुप है, OH इज द एल्कोहलिक ग्रुप। और ये सब मिलके हमारे पास बन जाता है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में ये सब कुछ पाया जाएगा। बात कर रहा था मैं यहाँ पे मोनोमर, मोनोमर की बात करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे एक मोनोसेक्राइड दैट इज द सिंपल शुगर दैट इज द ग्लूकोज। तो मोनोमर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है सभी चीज के लिए, कोई भी माइक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल में दो ही चीज होता है, या तो मोनोमर होगा या फिर पॉलीमर होगा। हम लोग किसकी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोमर क्या होगा, दैट इज द मोनोसेक्राइड, दैट इज द मोनोसेक्राइड। अब ये मोनोसेक्राइड ढेर सारा जुड़ के क्या बना देगा, दैट इज द पॉलीसेक्राइड, क्या बना लेगा, पॉलीसेक्राइड, क्या बना लेगा, पॉलीसेक्राइड। अगर दो हमारे पास, एक और एग्जांपल याद रखना, दूसरे चैप्टर में दिया है बट कोई बात नहीं, अगर मोनोसेक्राइड हमारे पास दो मोनोसेक्राइड अगर जुड़ता है तो क्या बना लेता है, डाइसेक्राइड, क्या बना लेगा, डाइसेक्राइड। ये बात क्लियर है, क्या बना लेगा, डाइसेक्राइड। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। मोनोसेक्राइड क्या है हमारे पास, मोनोमर है। ये क्या हमारे पास, पॉलीसेक्राइड। मोनोमर क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, दैट इज द मोनोसेक्राइड का एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, शुगर, कौन सा, सिंपल शुगर, सॉरी नॉट टेबल शुगर, ध्यान से समझना। टेबल शुगर एंड सिंपल शुगर दोनों में अंतर है। टेबल शुगर, टेबल शुगर इज अ डाइसेक्राइड, स्टार लगा के लिख लो, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। टेबल शुगर जो आप लोग चीनी खाते हो ना, वो सिंपल शुगर नहीं है बालक, वो क्या है, डाइसेक्राइड है। बिल्कुल भी गलत नहीं करना, सेकाराइड है। टेबल शुगर इज द डाइसेक्राइड। टेबल शुगर कौन सा सेक्राइड है, डाइसेक्राइड। ये सब भी पूछ देगा, आपको याद रखना है। आगे चले, क्लियर है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर
कि हमारे पास कितने हमारे पास कार्बन होते हैं, एक कार्बन होते हैं, दो कार्बन होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, छह होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन हम लोग उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। हमें सिर्फ कौन सा पढ़ना है, एक पेंटोज शुगर पढ़ना है और दूसरा कौन सा शुगर पढ़ना है, हेक्सोज शुगर पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, पेंटोज, और क्या पढ़ना है, हेक्सोज शुगर पढ़ना है। और एक और चीज पढ़ना है, आप लोग को अगर फोटोसिंथेसिस याद होगा तो वहां पे मैं बार बार बताया था कि पायरुविक एसिड और C2 साइकिल में, याद आ रहा है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड को हम लोग क्या बोले थे, ट्राइओज शुगर। याद रखो, पायरुविक एसिड कैसा शुगर था, ट्राइओज, यानी उसके अंदर कौन सा, कितने नंबर का कार्बन है, कितने कार्बन है, कितने कार्बन होंगे, तीन कार्बन है हमारे पास। अगर तीन शुगर होगा, तीन होगा हमारे पास कार्बन तो क्या बोलते हैं, ट्राइओज शुगर। चार होगा तो टेट्रोज, पांच होगा तो पेंटोज, छह होगा हेक्सोज, छह होगा हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सोज, क्या बोलेंगे, हेक्सोज बोलेंगे। ये बात क्लियर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज द मोनोसेक्राइड के बारे में। किसके, मोनोसेक्राइड के बारे में। एक मोनोसेक्राइड है दैट इज द ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में देखना, बस हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे आज, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता है, C6H12O6। ये वही जो आपको बता दिया, C2H2NO, ये है हमारे पास ग्लूकोज, C6H12O6। अब इसके अंदर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ये सभी को पता है और इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले इसका लीनियर स्ट्रक्चर देखते हैं। कैसा, कौन सा स्ट्रक्चर देखते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर देखते हैं। और ये लीनियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब ये है हमारे पास कार्बन, तो हमने बैकबोन कार्बन कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। कितने कार्बन बनाएंगे, 6 कार्बन का बैकबोन बना दिए, 3, 4, 5 और 6। कितने कार्बन का बैकबोन है, 6 कार्बन का बैकबोन बना दिए। अब इस कार्बन के साथ हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे, याद रखना, नंबर याद रखना है, फर्स्ट कार्बन पे कौन सा कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे एक ग्रुप ऐड होता है, या तो ये ग्रुप ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप। क्या ऐड होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, दैट इज द, ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, CHO। ये पूरा ग्रुप क्या हो गया हमारे पास, CHO। कौन सा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। तो किस कार्बन पे, उल्टा नहीं लिख देना है, फर्स्ट कार्बन पे लगाना है। फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दैट इज द, ये पूरा मिलके क्या बनाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये बात समझ में आ गया। दूसरा, ये कार्बन नंबर कौन सा हो गया, दो, ये दो, ये कौन गया, तीन, ये चार, ये पांच और ये छः। ये क्या हो गया हमारे पास, छः। ये बात समझ में आ गया। और छठे पे हमारे पास, मैंने बताया था कि इस ग्लूकोज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, OH ग्रुप भी तो चाहिए। तो छठे पे यहाँ पे क्या है, दैट इज द CH2OH, CH2OH। ये बात समझ में आ गया। ये क्या हमारे पास, CH2OH। और इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे किससे, OH और OH से। किससे बैलेंस कर लेंगे, H और OH से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई हाँ दिक्कत? सर। ये था आपको लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द, लीनियर बोलो, चेन बोलो, किसका, ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। अब आपके एनसीईआरटी में लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाया है, कहाँ पे बनाया है, केमिस्ट्री में। बट यहाँ पे इसका, इस चैप्टर में इसी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बना दिया। तो रिंग स्ट्रक्चर कैसे बन गया, तो इसका प्रोसेस नहीं जानना है, जस्ट मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता दूंगा, उस पर आपको फोर्स नहीं करूंगा। अगर आप याद रख सकते हो अच्छी बात है, वो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। नहीं याद रख सकते तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं बता दूंगा कि वो पाथवे क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमारे पास ये रिंग स्ट्रक्चर, सॉरी, लीनियर स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। बट आपको पाथवे बायो में तो नहीं याद रखना है, हो सकता है आपको केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में पढ़ना हो, बट यहाँ पे तो नहीं पढ़ना। चलो, अब यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत, नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा सा इजी होगा मुझे समझाने में। चलो, ये था हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर, कौन सा है, दिस इज द ग्लूकोज। ये क्या हमारे पास, ग्लूकोज। चलो, अब हम लोग इसका बनाते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, रिंग वाला। कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे, रिंग वाला। तो रिंग वाला स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान से समझो, रिंग वाले स्ट्रक्चर में पहला मैं याद आपको बता देता हूँ, रिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट याद रखते हैं, कि इसमें हमारे पास 5 कार्बन रहता है रिंग के अंदर। 5 कार्बन कहाँ पे रहता है, रिंग के अंदर। और एक कार्बन कहाँ पे रहता है, आउटसाइड द रिंग। कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड द रिंग। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। तो यहाँ पे ये बना लेते हैं लाइक दिस, ये है हमारे पास, ये बात क्लियर।
ये दिख रहा है आपको? टोटल इसमें पोजीशन कितना है, इस रिंग में पोजीशन कितना है? 1 2 3 4 5 6, 5 पोजीशन है। बट कार्बन कितना है? 5। कार्बन कितना है? 5, याद रखना। कार्बन कितना है? 5। यहाँ पे मान लो ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन और ये है कार्बन। कितने कार्बन है? 5। और छठा वाला कार्बन पता है कहाँ पे है? बाहर है, रिंग के बाहर है। दैट इज द CH2OH, दैट इज द CH2OH। यहाँ पे क्या है? कार्बन, और ऊपर क्या है? तो कार्बन नंबर देखोगे तो कार्बन कौन सा होगा? रेड से जो लिख रहा हूँ, जो ब्लू से लिखा है, मैं यहाँ पे बड़ा कर दे रहा हूँ, जो ब्लू से लिखा है दैट इज द रिंग का पोजीशन है, जो रेड से लिख रहा हूँ वो कार्बन का पोजीशन है। 1 2 3 4 5 6। तो ये भी लाइन लिख के आ सकता है कि छठा कार्बन रिंग के अंदर होता है, रिंग के बाहर होता है। कहाँ पे होता है बताओ जरा, कहाँ पे होगा? रिंग के बाहर सर। ठीक है, बाकी 5 कार्बन कहाँ पे? रिंग के अंदर। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। चलो, आप लोग का ये नेट नहीं चल रहा था क्या, या मेरा नेट नहीं चल रहा था? मेरी आवाज आ रही थी ना प्रॉपर? यस सर। चलो, अब यहाँ पे ध्यान से समझो। 2 लाइन यहाँ से क्लियर हुआ कि छठा कार्बन रिंग के बाहर है। टोटल 6 पोजीशन है, जिसमें से 5 पोजीशन कहाँ पे? रिंग के अंदर है, एक बाहर है। चलो, ये बेसिक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर हमारे पास क्या है? 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेट इज द HOH। ये क्या हो गया हमारे पास? HOH। ये क्या हमारे पास? HOH। इस तरीके से आपको बना लेना, ठीक है? क्लियर? बन गया। और वंस अगेन, अगर यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, ये कौन सा ग्रुप बना? ये देखो कौन सा ग्रुप बना, ये देखो, दिस ग्रुप इज द CHO। तो अभी भी CHO ग्रुप किस पोजीशन पे है? किस पोजीशन पे बताना है? तो फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे नहीं गया। देयर इज नो चेंज, फर्स्ट पोजीशन पे। चलो, अब देखते हैं ये किस प्रोसेस के थ्रू बना। हो सकता है आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा, कहाँ पे? केमिस्ट्री में। बट यहाँ पे समझ लो, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? हेमी एसिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? हेमी एसिटल फॉर्मेशन। अब इस हेमी एसिटल में क्या होता है कि इसके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। यहाँ पे 2 ग्रुप है, कौन कौन सा? एल्कोहल, और दूसरा OR ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। और दूसरा कौन सा ग्रुप है हमारे पास? OR, दैट इज द एथर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है हमारे पास? एथर ग्रुप है। ये 2 ग्रुप आपस में क्या कर देते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, आपस से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। किस? एक ही कार्बन से जुड़ जाते हैं, दोनों जुड़ते हैं किसके? एक कॉमन कार्बन से जुड़ जाते हैं। तो जब कॉमन कार्बन से दोनों ग्रुप आके जुड़ जाते हैं तो क्या बनाता है? हेमीएसिटल। और जैसे ही हेमीएसिटल बनता है, ये बना लेता है रिंग। ये क्या बना लेता है? रिंग। यानी कि हेमीएसिटल फॉर्मेशन की वजह से जो लिनियर था, जो चेन फॉर्म था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? रिंग फॉर्म में। वो किस में कन्वर्ट हो गया? रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये बात क्लियर है? किस फॉर्म में हो गया हमारे पास? रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? चलो, अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कितने मेंबर है? 6 मेंबर है। कितने मेंबर है? 6 मेंबर है। तो 6 मेंबर वाले सुगर को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरानोज रिंग बोलते हैं। कौन सा रिंग बोलते हैं? पायरानोज रिंग। इस रिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर। ये कार्बन का नंबर नहीं है, कार्बन का नंबर नहीं है। किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 वाला, इसकी बात कर रहा है, 6 पोजीशन का। इसको हमने क्या बोलते हैं? पायरानोज। क्या बोल देते हैं इसको? पायरानोज। याद रहेगा क्या होता है हमारे पास? पायरानोज। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। क्लियर? आगे चले। यस सर। चलो, अब ये हो गया आपको थोड़ा सा कि रिंग फॉर्मेशन से हेमिस्टिल फॉर्मेशन की हम लोग क्या बन गया? पायरानोज रिंग बन गया। अब यहाँ पे क्या याद रखना है हमारे पास कि जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या है? H है, और दूसरा क्या है? OH है। दूसरा क्या हमारे पास? H और H लगा है। अगर इसके अंदर इसके कॉन्फॉर्मेशन में आपने चेंज कर दिया, OH को ऊपर और इसको नीचे कर दिया, तो ये शुगर चेंज हो जाता है। ये शुगर हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा हो जाएगा। ये आपको कहाँ पे पढ़ना है? केमिस्ट्री में पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है? केमिस्ट्री में पढ़ना है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पे इस तरह के है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा शुगर। अगर आपने इसको चेंज कर दिया, इसके पोजीशन को चेंज कर दिया,
सब कुछ सेम रखा तो इसको हम क्या बोल देंगे, बीटा शुगर। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलो, ये क्या था आपको शुगर के बारे में, ये क्या था शुगर के बारे में। अब दूसरा हमें कौन सा शुगर पढ़ना था, पेंटोज शुगर। दूसरा शुगर कौन सा पढ़ना था, पेंटोज शुगर पढ़ना था। बस ये देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। कौन सा दूसरा है, पेंटोज शुगर है। कौन सा है, पेंटोज शुगर। तो डाल देते हैं दैट इज अ पेंटोज शुगर। और फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर तो देखना है, बट कोई बात नहीं, उसके बाद देख लेंगे। पेंटोज शुगर कौन सा हमारे पास है, पेंटोज शुगर है। ये बात क्लियर? पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द राइबोज। क्या है हमारे पास, राइबोज। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज। क्लियर, समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब यहाँ पे देख लेते हैं, 5 कार्बन फटाफट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हो गए, 5। पांचवें कार्बन पे क्या है, CH2OH ग्रुप है। और जल्दी जल्दी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, डेट इज H। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, OH। और क्या लगा देंगे, H। यहाँ पे क्या हो गया, OH। यहाँ पे क्या लगा देंगे, H। यहाँ पे क्या हो गया, OH। यहाँ पे क्या हो गया, H। तो ये जो बना हमारे पास दैट इज क्या हो गया, पेंटोज शुगर। ये क्या हमारे पास, पेंटोज शुगर है। अब इस पेंटोज शुगर का ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है। और इसका हम लोग रिंग फॉर्म अब दोबारा नहीं बताऊंगा, आप हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। रिंग फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में पढ़े थे। ये क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, OH और ऊपर था H। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा था। और यहाँ पे क्या हो गया, OH। और ये क्या था हमारे पास, दैट इज H। यहाँ पे क्या हो गया, OH। और ये क्या हो गया, H। और यहाँ पे क्या हो गया, H। और ये क्या हो गया, OH। ये बात क्लियर? और ऊपर हम लोग ये क्या लिख देंगे, दैट इज द CH2OH, CH2, अरे यार, CH2OH। क्लियर, CH2OH। ये कौन सा शुगर है, पेंटोज शुगर है। कौन सा है, पेंटोज शुगर। बट ये कौन सा है, राइबोज है। कौन सा है हमारे पास, राइबोज है। अगर इसमें से मैंने H को हटा दिया, सॉरी ऑक्सीजन को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। तो ये वाली बात और ये वाली बात यहाँ पे भी, ये भी वही सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा, दैट इज हेमिएसिटल। यहाँ पे OH और AR एक सिंगल कार्बन से जुड़ जाएगा, कॉमन कार्बन से जुड़ जाएगा। और क्या फॉर्मेशन कर लेगा, हमारे पास रिंग वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन का पोजीशन कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5th कार्बन आउटसाइड द रिंग है, 4 हमारे पास रिंग के अंदर है। और ये क्या हमारे पास, ऑक्सीजन। ये क्या हमारे पास, ऑक्सीजन। तो इस रिंग को हम लोग बोलते हैं फिनारोज रिंग। कौन सा बोल देते हैं हमारे पास, फिनारोज रिंग इसको बोल देते हैं। ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? ना सर।